बिहार में अभी हम सभी ने देखा कि ईद के मौके पर जो नमाज अदा की गई उससे पहले फ्राइडे को और उसके बाद जो नारे लगाए गए, जिस तरह से अतीक अहमद को मसीहा बताया गया, उसमें किसी पर भी आपने एक एफआईआर देखी है? और एक ऐसा व्यक्ति जो सामान्य घर से है, बिहार की मूलभूत समस्याओं को उठाता है, उसके बारे में बात करता है, उसको लेकर ना सिर्फ बिहार में बल्कि तमिलनाडु तक में एफआईआर की गई। और यहाँ से जब उसको तमिलनाडु में लेके जाया गया, उसके बाद उस पर ऐसे थोप दिया गया। मीडिया और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो बात करने वाले लोग हैं, जो पत्रकारिता के लिए स्वतंत्रता की बात करने वाले लोग हैं, उन सबको साफ सूंघ गया है। वो सब इस पर खुशी मना रहे हैं कि अच्छा हुआ कि पकड़ लिया गया। किसी भी हालत में मतलब सुप्रीम कोर्ट को के लिए ये डाइजेस्टेबल नहीं था, ये उसको वो पच नहीं रहा था चीफ जस्टिस को भी कि भाई इस मतलब एक सामान्य व्यक्ति के खिलाफ इस तरह से कैसे कैसे। देश में क्षेत्रीय पार्टी ही नहीं है सिर्फ जेडीयू, बल्कि राज्य में भी एक क्षेत्रीय पार्टी है, कुछ क्षेत्र विशेष में सिमटी हुई पार्टी है। पूरा बिहार राज्य में जिसका जनाधार ना हो, वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के दुआ स्वप्न देख रहा है। और उसके पीछे ये चारा घोटाला में लिप्त और अलग अलग घोटाला में लिप्त एक परिवार जो कि चाह रहा है कि ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बने तो उससे हमारा केस वापस हो जाए। तो इसलिए ये चाचा भतीजा का एक गठबंधन अलग अलग जगह घूमे जा रहा है, लेकिन उसकी नियति हम सभी को पता है कि इस गठबंधन का क्या हश्र होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और इस समय अगर बात की जाए, बिहार पर सबकी नज़रें हैं, क्योंकि एक तरफ बिहार के जो दोनों बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, वो इस समय देश भ्रमण पर हैं। अलग अलग जो नेता हैं क्षेत्रीय दलों के, उनसे जाकर के मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। क्यों? 2024 लोकसभा चुनाव आने वाला है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मनीष कश्यप, जो उसी बिहार से आते हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं बिहार की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको उजागर करने का काम किया, लेकिन एक फेक वीडियो को लेकर के एनएसए जो उन पर लगाया गया और सुप्रीम कोर्ट में इस समय सुनवाई चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो है यहाँ पर सवाल पूछा है तमिलनाडु सरकार से कि एनएसए क्यों लगाया। बार बार यही सवाल पूछा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि एनएसए क्यों लगाया जा रहा है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता पीयूष पुष्कर, जो कि उसी बिहार की धरती से आते हैं। आइए उनसे बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग हुई, खुद उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ थे, जस्टिस नरसिम्हा उसमें शामिल थे। तो बार बार सवाल एनएसए को लेकर के ही, कहीं भी अगर वहां पर जो है सुनवाई जा रही थी, दलीलें जा रही थी, तो बार बार एनएसए का जिक्र जरूर आ रहा था। और तमिलनाडु सरकार से नोटिस भी जारी कर दिया गया कि आखिरकार एनएसए क्यों लगाया जा रहा है इस मामले में। आपका क्या कहना है? देखिए, इससे बड़ी और दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है कि जिस बिहार में अभी हम सभी ने देखा कि ईद के मौके पर जो नमाज अदा की गई उससे पहले फ्राइडे को और उसके बाद जो नारे लगाए गए, जिस तरह से अतीक अहमद को मसीहा बताया गया, उसमें किसी पर भी आपने एक एफआईआर देखी है? किसी पे भी एक एफआईआर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पूरा बिहार का चरमराया हुआ है, उसको लेकर आपने एक एफआईआर नहीं देखी होगी। पूरे देश में पॉलिटिकल टूरिज्म पे अभी उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री निकले हुए हैं, उसको लेकर कोई चिंता नहीं है उनको कि बिहार में क्या घटित हो रहा है। और एक ऐसा व्यक्ति जो सामान्य घर से है, बिहार की मूलभूत समस्याओं को उठाता है, उसके बारे में बात करता है। उसने एक वीडियो डाला। उसके वीडियो डालने से पहले अन्य भी समाचार पत्रों ने उसी न्यूज़ को छापा है। उसके आधार पर उस व्यक्ति ने एक अपना वीडियो डाला है, वो यूट्यूब पे अवेलेबल था। उसको लेकर ना सिर्फ बिहार में बल्कि तमिलनाडु तक में एफआईआर की गई। और यहाँ से जब उसको तमिलनाडु में लेके जाया गया, उसके बाद उस पर ऐसे थोप दिया गया। सुप्रीम कोर्ट भी निश्चित रूप से इसमें आश्चर्य प्रतीत सुप्रीम कोर्ट के लिए हो रहा था और आश्चर्यचकित थी वो कि इस तरह से कैसे किसी एक सामान्य व्यक्ति पर ऐसे लगाया जा सकता है, जिसके खिलाफ कोई अपराध है ही नहीं। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें कही है। पहली बात कि जितने भी एफआईआर है, चूँकि उसमें बिहार में 5 एफआईआर है और 3 एफआईआर तमिलनाडु में है, तो उन सारे एफआईआर को एक जगह क्लब कर दिया जाएगा। क्योंकि जो मनीष कश्यप के वकील थे सिद्धार्थ दवे, उन्होंने कहा कि हमें तो लैंग्वेज भी समझ में नहीं आता है वहाँ पर, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में वहाँ पर लोकल कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो पुलिस है वो भी हिंदी या दूसरी भाषा बोलने को तैयार नहीं है। तो इस संकट की स्थिति में तब सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर दो बातें कही हैं। एक तो एफआईआर क्लब करने की बात कही है, और दूसरी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई इस पर हम नोटिस इशू कर रहे हैं, इसके बावजूद कि वो प्रेयर में वो ऐड नहीं था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई बात नहीं, अपना प्रेयर आप अमेंड कीजिए, लेकिन इसको हम अभी देखेंगे कि इसमें एनएसए लगाना कितना सही है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मदुरई जेल है, जहां पर अभी मनीष कश्यप बंद है, उस जेल से उनको कहीं बाहर नहीं भेजा जा सकता है, क्योंकि सिद्धार्थ दवे का उस पर आर्ग्यूमेंट ये था कि प्रोटेक्शन वारंट जो है वो जारी किया जाए और उनको रोका जाए वहाँ से कहीं भी भेजा जाने से, क्योंकि हर जगह उनको लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। तो ये सर्व विदित है कि क्या हो रहा है। स्टालिन और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के क्या संबंध है वो भी सबको पता है। तो एक ऐसा मुखर आवाज़ जो बिहार की समस्याएं को उठाता था, जो राष्ट्रवाद की वहाँ पर एक मुखर आवाज़ की तरह है, उसको दबाने का एक प्रयास किया जा रहा है। बाकी जो मीडिया और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो बात करने वाले लोग हैं, जो पत्रकारिता के लिए स्वतंत्रता की बात करने वाले लोग हैं, उन सबको साफ सूंघ गया है। वो सब इस पर खुशी मना रहे हैं कि अच्छा हुआ कि पकड़ लिया गया। तो जब आप गलत करें और तब भी आप पे कार्रवाई कर ले, तब तो है तौबा मचाया जा रहा है। यहाँ पर एक व्यक्ति, इसका कोई दोष नहीं है, उसको आप पकड़ के इसलिए जेल में टॉर्चर कर रहे हैं जिससे कि फिर वो दोबारा सत्य की आवाज़ ही दबा दीजिए और दोबारा फिर वो बाहर निकल के कभी कुछ बोले ही ना। इसके अलावा अगर बात की जाए, यहाँ पर जैसे सिद्धार्थ दवे पेश हुए मनीष कश्यप की तरफ से, दूसरी तरफ राज्य सरकार की तरफ से वहां पर एक सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो कि यूपीए सरकार का हिस्सा भी रहे हैं, अभी समाजवादी पार्टी में चल रहे हैं इन दिनों, उनकी तरफ से जो दलीलें दी गई, क्योंकि आप खुद जो है लगातार कोर्ट में आप जाते रहते हैं, लगातार वहां पर दलीलें और जजों के साथ आमना सामना होता रहता है, उसमें ये कहना कि इसके तो 60 लाख फॉलोअर हैं, ये एक पॉलिटिशियन है, ये चुनाव लड़ा हुआ है पिछले चुनाव में, ये दलीलें क्या इसमें एनएसए के को लेकर के जब आप पूछे जा रहे हैं, ये सब कपिल सिब्बल की तरफ से कहना, ये क्या लग रहा है आपको, क्यों कहा गया है? ये सरकार की मंशा को दिखाता है। ये इससे स्पष्ट होता है कि उस व्यक्ति को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या इस देश में चुनाव लड़ने के बाद आप अपराधी हो जाते हैं? यहाँ पर तो अपराधी व्यक्ति भी चुनाव लड़ के पाक साफ हो जाता है। और एक व्यक्ति जो सिर्फ चुनाव लड़ लिया या उसके यूट्यूब पर फॉलो, उसके यूट्यूब पर फॉलो उसके मेहनत के कारण है, वो जनता की एक आवाज़ बनकर बाहर निकला हुआ है, एक गरीब व्यक्ति का बच्चा है वो, वहाँ पर वो जन समस्याओं से सरोकार रखने वाला व्यक्ति है। तो निश्चित रूप से इसलिए उसके यूट्यूब पर फॉलोअर हैं। इसका कहीं भी संबंध उसके आपराधिक गतिविधि से नहीं है। उस पर इससे पहले कोई भी आपराधिक उसका हिस्ट्री नहीं है, कोई आपराधिक इतिहास उसका नहीं है। तो सिर्फ इस आधार पर कि उसके 60 लाख फॉलोअर है, वो चुनाव लड़ चुका है और इसलिए ये पॉलिटिकल है, मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा तर्कहीन दलील और क्या हो सकता है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको इसी तरह से ट्रीट भी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई इस तरह नहीं चलेगा, हम आपको नोटिस इशू कर रहे हैं, अब इस पर जवाब फाइल कीजिए। और मतलब बाकी सब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी गलत किया सही किया वो तो बात की बात है, वो मेरिट पे देखा जाएगा। लेकिन एनएसए किसी भी हालत में, मतलब सुप्रीम कोर्ट को के लिए ये डाइजेस्टेबल नहीं था, उसको वो पच नहीं रहा था चीफ जस्टिस को भी कि भाई इस मतलब एक सामान्य व्यक्ति के खिलाफ इस तरह से एनएसए कैसे, वो भी एक वीडियो को लेकर एनएसए लगा दिया। तो उसी से आपको मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की जो प्रतिक्रिया थी, ये इस बात को स्पष्ट करती है कि वास्तव में उस तर्क में कितना दम था। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जब क्लबिंग करने की बात चल रही थी एफआईआर की, तो काउंसिल फॉर बिहार की तरफ से वहां पर कहा गया, दलील दी गई कि मनीष कश्यप तो एक ऑफेंडर है, लगातार अपराध करते रहता है, 8 केस हैं इसके खिलाफ। तो एकदम से वो बुखलाहट देखने को मिली वहां पर। 8 केस की बात चल रही थी। वैसे तो इस समय बिहार सरकार में भी अगर बात की जाए तो वो तो दोषी भी रह चुके हैं और इस समय लैंड फॉर जॉब स्कैम भी चल रहा है उनके ऊपर, उसके भी वो आरोपी। क्या है कि भारत में हम सभी एक जो प्रक्रिया है उसके तहत हम चलते हैं, और वो प्रक्रिया यही है कि अभी तक जितने भी इस तरह के मैटर आए हैं, ये सिर्फ यही केस नहीं है, ऐसा बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए अगर एक जगह कोई अगर सरकार के हिसाब से या पुलिस के हिसाब से कोई एक गलती करता है, तो उसके आधार पर जितने भी एफआईआर होते हैं, तो उसमें जो सबसे पहले एफआईआर जो हुआ है उसके वहीं पर सारे एफआईआर को क्लब कर दिया जाएगा। इसका कारण ये है क्योंकि एक व्यक्ति के लिए अलग अलग जगह पर एक तो ट्रायल नहीं चलाया जा सकता, और दूसरी बात कि अलग अलग कोर्ट के फिर अलग अलग निर्णय आने की भी संभावना है। तीसरा कि एक ही अपराध करने को लेकर एक व्यक्ति को अलग अलग 5 कोर्ट अलग अलग सजा दे सकती है, और उसको फिर उतने मतलब क्योंकि इंडिया में डबल जेओपार्डी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको एक गलती के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है, उससे दोबारा उसके बाद आपको सजा नहीं दी जा सकती है। तो यही चीज़ आपने अर्नब गोस्वामी के केस में देखा होगा कि सारे एफआईआर एक जगह क्लब कर दिया गया था। पवन खेरा के केस में सारे एफआईआर को क्लब किया गया था, और पवन खेरा के केस में तो ये लोग तुरंत उसी दिन ही वहाँ पर पहुँच गए थे, और यही सुप्रीम कोर्ट फिर स्टे लगा के उसको बचाई थी।
तो तब फिर इनके लिए रिजॉइस करने का मौका होता है, खुशी का मौका होता है। लेकिन जब कोई भी जो इनके विरोध में जो व्यक्ति है, अगर उसके लिए कोई अगर फेवरेबल आएंगे तो इनकी बौखलाहट ऐसे ही सामने आती है। और एक व्यक्ति जो इतना आसानी से स्वच्छंद घूम रहा है, जनता के रुपया को लूट के, आप जॉब फॉर स्कैम से लेकर पूरा तो चारा घोटाला, पूरा परिवार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। वह उस पैसा से, जनता के पैसे से मौज मस्ती कर रहे हैं। और अभी तो बिहार सरकार ने एक सुनने में आया था कि एक चार्टर्ड प्लेन भी खरीदा है। अब वो चार्टर्ड प्लेन से यही वो करेंगे ही। इनके लिए बिहार इतना गरीब राज्य है, इतना पिछड़ा है, उसको विकास करने के बदले में उनका मकसद क्या है कि गठबंधन कैसे बनाया जाए, वो प्रधानमंत्री कैसे बने। अरे पूरे बिहार में तो तीसरी नंबर की पार्टी हो, वहाँ पर तो आज तक आपकी इतनी हालत नहीं है कि एक अकेला अपने दम पे चुनाव लड़ पाओगे आप। और लोकसभा का एक चुनाव अपने दम पे लड़े तो 2 सीट आप पाए 40 में। मतलब ये तो देश में क्षेत्रीय पार्टी ही नहीं है सिर्फ जेडीयू, बल्कि राज्य में भी एक क्षेत्रीय पार्टी है, कुछ क्षेत्र विशेष में सिमटी हुई पार्टी है। पूरा बिहार राज्य में जिसका जनाधार ना हो, वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के दुआ स्वप्न देख रहा है। और उसके पीछे ये चारा घोटाला में लिप्त और अलग अलग घोटाला में लिप्त एक परिवार जो कि चाह रहा है कि ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बने तो उससे हमारा केस वापस हो जाए। तो इसलिए ये चाचा भतीजा का एक गठबंधन अलग अलग जगह घूमे जा रहा है, लेकिन उसकी नियति हम सभी को पता है कि इस गठबंधन का क्या हश्र होने वाला है। एक छोटा सा कमेंट, क्या लग रहा है देश की नज़रें खासतौर पर इस चीज़ पर है जमानत को लेकर? वो लगातार ट्रेंड भी चल रहा है कि रिहाई हो, जमानत तो मिले एटलीस्ट मनीष कश्यप को। क्या लग रहा है 28 अप्रैल को दोबारा से अब इस केस में सुनवाई होगी, कुछ यहाँ पर मोहलत मिलेगी मनीष कश्यप को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अभी जो मुख्य जो 2 विषय है वो निश्चित रूप से, एक तो पहला क्लबिंग ऑफ द एफआईआर और एनएसए को लेकर। एनएसए जब ही डाइल्यूट अगर होगा, एनएसए जो ही खत्म होगा तो उससे निश्चित रूप से एक स्वाभाविक उसका फायदा मिलेगा। दूसरी बात कि अगर इसको अगर प्रेस किया जाता है जमानत को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों के खास करके मामले में इस तरह जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी है। और पवन खेड़ा में भी जब यही इशू था कि भाई आप डायरेक्ट क्यों यहाँ पर आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हमें अरेस्ट कर लिया गया, असम पुलिस में असम लेके जा रही है। तभी उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भी इंट्री प्रोटेक्शन, फिर बाद में उसको परमानेंट जमानत दिया था। और यही चीज़ अब बहुत कम, मुनव्वर फारूकी का भी कल ही उसका जो परमानेंट उसको अब बेल मिल चुका है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद दिया है, अर्नब गोस्वामी के केस से लेकर और बाकी भी अन्य केसेस में, जिसमें कि विनोद दुआ के केस में। तो निश्चित रूप से एक कंटिन्यूअस एक ट्रेंड है जिसमें कि पत्रकारों को अगर सुप्रीम कोर्ट खास करके रिलीफ देने के मामले में बहुत स्पष्ट है। तो मुझे लगता है कि मनीष कश्यप को भी उसमें एक रिलीफ मिल सकता है अगर उनके लॉयर अगर ये चीज़ प्रेस करे तो। ये थे हमारे साथ पीयूष पुष्कर, एडवोकेट पीयूष पुष्कर। और आपने सुना मनीष कश्यप के पूरे मामले में अब तक जो सुनवाई हुई उसको लेकर के इन्होंने कोर्ट के लैंग्वेज के हिसाब से आपको समझाने का प्रयास किया और 28 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में क्या क्या हो सकता है इसको लेकर भी विषय रखा।